Hello students, today we will discuss on the last section of Indus Valley Civilization. हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कई वीडियोस देख चुके हैं, कई इंफॉर्मेशंस को शेयर कर चुके हैं और ये लास्ट सेक्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस सेक्शन को भी हमें ध्यान से देखना है। बेसिकली जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले हैं, वहां से हमें क्या क्या एविडेंस मिला है, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में, इसके पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में, और मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है, जो उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट दिस इज 1600 किलोमीटर। और ये पूरा एरिया जो कि एक ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सर्वाधिक प्रसार है वो घग्गर हाकरा क्षेत्र, घग्गर जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, तो वो जो एरिया है वहां पर सबसे अधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ था। अभी तक लगभग 1400 साइट्स की खोज हो चुकी है, जिसमें 925 साइट्स जो है वो इंडिया में है, रेस्ट साइट जो है वो पाकिस्तान में है। और अभी भी सरकार के द्वारा इसके खुदाई के कार्य में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए केवल 3% साइट्स की खुदाई अभी तक हो पाई है। और सबसे पुराना साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अभी तक हमको मिला है वो है भीरवाना जो है ये हरियाणा में है। ये जो लेटेस्ट शोध हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसमें इस साइट के बारे में पता लगा है। हालांकि डिफरेंट बुक्स में सबसे बड़े साइट्स को लेकर थोड़ा मतांतर है इतिहासकारों के बीच में। हालांकि जो मान्य मत है कि सबसे बड़ा साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो मोहनजोदड़ो है। द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदड़ो। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित राखीगढ़ी अब सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। मैं बताऊं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले सबसे पहले ब्रिटिश काल में ही चार्ल्स मैसन जो 1826 में हड़प्पा का दौरा किया था, हड़प्पा जो अभी आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, और उन्होंने ही सबसे पहले आगाह किया था कि जमीन के नीचे कोई सभ्यता दबी हुई है। लेकिन उनके बात पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश सरकार था, उनकी मंशा तो कुछ और थी, कॉलोनियल सिस्टम को डेवलप करना था इंडिया में, इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। देन कनिंघम महोदय जो ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1852-53 में, और देन फिर उन्होंने 1872-73 में हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया था, और उन्होंने काफी रिसर्च वर्क किए हड़प्पा में। और उन्हें जब 1861 में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो उन्हें महानिदेशक भी बनाया गया था। इसी दौरान जो रेलवे लाइन बिछाने का काम पंजाब प्रांत में भी चल रहा था, वहां बर्टन ब्रदर्स जो इंजीनियर्स थे उन्होंने भी आगाह किया भाई जमीन के नीचे, क्योंकि जमीन की जब खुदाई हुई तो वहां से पुराने ईंट निकले, ड्राई ब्रिक्स निकले, तो उन्होंने भी आगाह किया कि शायद जमीन के नीचे कोई सभ्यता दबी हुई है। लेकिन फिर भी उधर ध्यान नहीं दिया गया, इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। फ्लीट महोदय जो रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े थे, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ऐसे लिखा, और करजन जो कि
एक महान गवर्नर जनरल थे, एक अच्छे प्रशासक थे। हालांकि वो अपनी मंशा में बहुत हद तक असफल रहे, लेकिन उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत अधिक थी और पुरातत्व के प्रति उनका आकर्षण भी बहुत था। उन्होंने मार्शल साहब को 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया और मार्शल ने भी हड़प्पा 1920 में वो हड़प्पा गए और उन्हीं के निर्देशन में पहली बार हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के निर्देशन में कराया गया। इस तरह से हमें एक विकसित सभ्यता के बारे में, जो भारत की सबसे प्राचीनतम एक अर्बन सिविलाइजेशन था, एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिले। तो हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिफरेंट स्थल मिले हैं, वहां से हमें क्या क्या प्रमाण मिला है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करें। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी और आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें एक ट्रेंड है कि किसी भी कल्चर का, सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट साइट खुदाई होती है उसको एक आइडियल साइट मान लिया जाता है और उस सभ्यता और संस्कृति का नाम भी उसी के ऊपर रख दिया जाता है। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो वो हड़प्पा है। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने करवाया। दयाराम साहनी ने करवाया। इनको असिस्ट किया था, असिस्टेंट थे इनके माधो स्वरूप वत्स। और यहां खुदाई कार्य में मार्टिमर व्हीलर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो हड़प्पा नगर है, ये पंजाब जो आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, मतलब हिंदुस्तान में भी है पंजाब, पाकिस्तान में भी है। तो वहीं मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट पर यह नगर स्थित है। रावी नदी के तट पर इस नगर, ये चतुर्भुजाकार आकार में है और उत्तर से दक्षिण ये 415 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ दिस इज 415 मीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम यह 195 मीटर है। और यहां से हमें काफी महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। सबसे हम पहले बात करें एक एक्सेप्शन कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर बहुत ही डेवलप्ड अवस्था में था। नॉर्मली जितने भी साइट्स है वहां से हमें गैनरी का, अन्नागार का प्रमाण मिला है, जो कि वेस्टर्न पार्ट में, नगर जो होता था, सिटीज जो होते थे उसके वेस्टर्न पार्ट में, अर्थात सीटाडेल या जिसको दुर्ग, टिला या गढ़ी कहते थे, वहां हुआ करता था। लेकिन हड़प्पा से जो गैनरी हमें मिला है, अन्नागार मिला है, वो लोअर टाउन में है, निचले शहर में है। पहली बात तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और कहीं दूसरे जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ हड़प्पा में है। और दूसरा है कि ये छे की दो कतारों में मिलता है, 2 लाइंस में मिलता है। ये जो छे की 2 कतारों में अन्नागार के प्रमाण हमें लोअर टाउन से, हड़प्पा के निचले शहर से, पूर्वी हिस्से से हमें प्राप्त मिला है। यही बगल में ही 18 हमें ग्रेन प्रेसिंग प्लेटफॉर्म, जिसको चबूतरा भी आप कह सकते हैं, जहां अनाज दबाने के लिए, खरीफ फसल से अनाज निकालने के लिए 18 ग्रेन प्रेसिंग प्लेटफॉर्म भी वहां बने हुए थे। उसी के बगल में 15 छोटे छोटे मकान भी थे, जिनको श्रमिक आवास या लेबर हाउस कहा गया है। उसी के बगल में 14 ईंट भट्ठा, ब्रिक्स किल्न का भी प्रमाण मिला है हमें
हड़प्पा के दक्षिणी हिस्से में, नगर के दक्षिणी भाग में सेमेट्री R37, जिसको हिंदी में हम लोग समाधि R37 कहते हैं, वो हमें प्राप्त हुआ है। समाधि R37। ये नंबरिंग जो है ना, जैसे कि दुर्ग का भी जो नंबरिंग किया गया है हड़प्पा में, उसको माउंट एबी कहा गया है। व्हीलर के द्वारा माउंट एबी नाम दिया गया है। ये सब नामकरण इसलिए इससे घबराना नहीं, एक कब्रिस्तान है जिसको समाधि R37 कहा गया है। इसके अलावे भी हमें हड़प्पा से कई और प्रमाण मिले हैं। हमें लकड़ी का कोयला प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। लकड़ी का कोयला, एक धोती पहने हुए एक स्कल्पचर, एक मूर्ति मिली है हमें। इसके अलावा हमें रेड सैंडस्टोन का, लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, और यह बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में है। और इससे हमें ह्यूमन एनाटॉमी का, शारीरिक विज्ञान का भी हमें पता लगता है इस मूर्तियों से। यहाँ से हमें गधे की हड्डी प्राप्त हुई है। हमें श्रृंगार प्रसाधन, मेकअप किट्स मिला है, काजल के प्रमाण मिले हैं। हमें कॉपर स्केल, तांबे का स्केल मिला है। हमें पत्थर की मूर्ति मिली है, लेडी डांसर की पत्थर की मूर्ति मिली है। वह यहां से प्राप्त एक मुहर पर हमें नरबलि का भी प्रमाण मिलता है। यहां से हमें देवदार की लकड़ी का बना हुआ कॉफिन, ताबूत, डेड बॉडी रखने का जो बक्सा होता है कॉफिन, देवदार की लकड़ी का बना हुआ, यह भी हमें प्राप्त हुआ है। यहां के मुहर से हमें पृथ्वी देवी की भी मूर्ति मिली है। इस तरह हम देखते हैं कि हड़प्पा से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण हमें मिलते हैं। और हम लोग अब देखेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट साइट के बारे में, जो मान्य मत के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। मान्य मत के अनुसार मोहनजोदारो, जिसका अर्थ होता है द माउंड ऑफ डेड, अर्थात मृतकों का टीला। और यह जो नगर है, यह नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लड़काना जिले में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1922 में मार्शल के ही निर्देशन में राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। राखाल दास बनर्जी 1922। मोहनजोदड़ो जो लार्जेस्ट साइट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है, ट्रेड के दृष्टिकोण से भी, एक्सटर्नल ट्रेड के भी दृष्टिकोण से मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और यहाँ से हमें कई महत्वपूर्ण, कई आश्चर्यजनक स्ट्रक्चर और एविडेंस प्राप्त होते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन नॉर्मली जो हरेक जगह कब्रिस्तान पाए गए हैं, परंतु मोहनजोदड़ो से हमें कोई कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। और मोहनजोदड़ो में जो नगर के मैंने बताया था कि दो हिस्से होते थे, वेस्टर्न पार्ट को सीटाडेल, गढ़ी, टीला या दुर्ग कहते थे, ईस्टर्न पार्ट को लोअर टाउन कहते थे या निचला शहर, जहां सामान्य लोग अब घर बना के रहते थे। और दोनों नगरों के बीच में एक डिवाइड लाइन या विभाजक रेखा होती थी, कहीं खाई होता था तो कहीं कुछ और होता था। लेकिन मोहनजोदड़ो में दोनों नगर के बीच से इंडस नदी की, सिंधु नदी का एक ब्रांच बहता था। और यह नगर जो है 9 बार
ध्वस्त हुआ, 9 टाइम्स ये डिस्ट्रॉय हुआ ड्यू टू फ्लड, बारंबार बाढ़ आने के कारण, क्योंकि बाढ़ आने के संकेत हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। बाढ़ के द्वारा बहाई गई मिट्टी का गाद, मिट्टी का टीला हमें मिला है और 9 बार बसा है ये मोहनजोदड़ो, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। और यहां पे हमें दुर्ग से जो वेस्टर्न पार्ट है, जो सिटाडेल है, वहां से हमें इंपॉर्टेंट प्रमाण मिले हैं जो हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण जो है वो ग्रेट बाथ, जिसको महास्नानागार भी कहते हैं। यह महास्नानागार हमें दुर्ग में सिटाडेल में मिला है और ये बिल्कुल सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदारो का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ड्राई ब्रिक्स का, पकी ईंट का बना हुआ। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ, ये ईस्ट टू वेस्ट, इसकी चौड़ाई 33 मीटर है और नॉर्थ टू साउथ जो इसकी लंबाई है वो 54.86 मीटर है। इसके बीच में एक पॉन्ड, तालाब या जलकुंड बना हुआ है जो 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा और 2.4 मीटर गहरा है। यहां इस महास्नानागार जो ये ग्रेट बाथ था, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संभवतः इसका प्रयोग होता होगा, इसके नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से दोनों ओर से स्टेयर्स, सीढ़ियां बनी हुई थी जलकुंड में उतरने के लिए। पीछे साइड कई रूम्स बने हुए थे, कई रूम्स, कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए रूम्स बने हुए थे। और बहुत ही खूबसूरत इसका ड्रेनेज सिस्टम, जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए उत्तरी दक्षिणी हिस्से से एक नाला बना हुआ था, एक नाली बना हुआ था, जिससे गंदा पानी जो है, इसको आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी भाग से, साउथ वेस्ट साइड में एक नाली बना हुआ था जहां से गंदा पानी निकलता था। और यहां इसका जो फर्श है, इसका जो रूफ है, फर्श एंड इनर वॉल, इसमें जो जुराई का काम किया गया है वो जिप्सम से किया गया है। जिप्सम से जुराई का काम, ये वाटर प्रूफ होता है जिप्सम। और जो आउटर वॉल है, उसकी जुराई बिटुमिन से की गई है, बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो का, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। और इसे मार्शल साहब ने वंडर ऑफ देन वर्ल्ड कहा था, वंडर ऑफ देन वर्ल्ड मतलब तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक घटना कहा था। और डीडी कोशाम्बी ने इसकी तुलना कमल ताल से की थी, कमल ताल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मोहनजोदारो का, जिसके बारे में आप लोगों को अभी जानकारी हो गई। और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ड्राई ब्रिक्स का बना हुआ। अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, गैनरी के बारे में जानेंगे, अन्नागार के बारे में। और ये अन्नागार पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट बिल्डिंग, भवन है ये ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सबसे बड़ा बिल्डिंग है अन्नागार।
और इस बिल्डिंग को अन्नागार कहा था मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने इसे अन्नागार कहा था। और यह जो अन्नागार है ये 1.52 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चबूतरे पर बना हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 45.72 मीटर है और नॉर्थ टू साउथ इसकी चौड़ाई 22.86 मीटर है। इसके अंदर 27 रूम्स बने हुए हैं, 27 कमरे बने हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह सबसे बड़ा भवन के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे जो दुर्ग से हमें और इंपॉर्टेंट प्रमाण मिले हैं, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स, या जिसको पुरोहित निवास भी कहते हैं। पुरोहित निवास, यह 70.01 मीटर लंबा, 23.77 मीटर चौड़ा ये स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में 10 मीटर का एक वर्गाकार स्क्वायर शेप में आंगन भी है। एक प्रेमिसेस भी मिलता है इसके अंदर 10 मीटर स्क्वायर शेप में। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और मिला है सीटाडेल के साउदर्न हिस्से में, मतलब दुर्ग के दक्षिणी हिस्से में एक असेंबली हॉल मिला है हमें, जिसको हिंदी में हम लोग सभा भवन कहते हैं। और यह जो है ये स्क्वायर शेप में है, 27 मीटर इंटू 27 मीटर के स्क्वायर शेप में। और ये असेंबली हॉल एक एक्सेप्शन, ये स्ट्रक्चर इसलिए है कि नॉर्मली जितने भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं एक्सेप्ट ये असेंबली हॉल, ये सभा भवन को छोड़कर जो भी स्ट्रक्चर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं वहां पिलर्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ये एक्सेप्शन है ये सभा भवन, जहां से हमें 20 पिलर्स, इस बिल्डिंग में हमें 20 पिलर के स्तंभ के खंभों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मोहनजोदड़ो के दुर्ग में था, मतलब सिटाडेल में अवस्थित था। और हमें वहां से क्या क्या प्रमाण मिले हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो को 9 बार बसाया गया। यहां से हमें बारंबार बाढ़ आने के संकेत मिलते हैं। यहां से हमें हाथी का कपालखंड, कपालखंड कहते हैं हेड को, हाथी दांत का बना हुआ स्केल भी मिला है। यहां से हमें गले तांबे का ढेर मिला है, कॉपर का। यहां से हमें कांसे की बनी हुई, ब्रॉन्ज से बनी हुई, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, जो विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, इम्प्यूडेंट पोस्चर में है। मोहनजोदड़ो से हमें लकड़ी के छत वाला मकान मिला है, लकड़ी के छत वाला मकान मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। हमें यहां से सूती वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है हमें। हमें यहां से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव का प्रमाण मिलता है हमें यहां से। मोहनजोदड़ो से हमें कुएं में नरकंकाल का प्रमाण मिला है। इसके अलावे हमें मोहनजोदड़ो से कुषाण कालीन स्तूप का प्रमाण मिला है। स्तूप बौद्ध धर्म में बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है और यहां से हमें कुषाण काल का एक स्तूप भी मिला है।
और यहाँ कुछ दूरी तक हमें नॉर्मली जो सड़कें होती थी कच्ची ईंट की बनी होती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें पक्की ईंट से बने सड़क का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें पक्की ईंट से बने हुए, यहां से हमें 16 मकान मिले हैं, छोटे छोटे मकान हैं, जिसको अर्नेस्ट मैके महोदय ने दुकान कहा है, जबकि पिगॉट ने इन मकानों को कुली लाइन कहा है। पिगॉट ने इन मकानों को कुली लाइन कहा है। इसके अलावे सिंधु नदी की एक शाखा मोहनजोदड़ो में दोनों नगरों के बीच से बहती थी। ये हमने आपको बताया। यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमाण मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, इसलिए मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट भी है। यहां से हमें कब्रिस्तान के, सैनिटरी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कोई भी कब्रिस्तान हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम लोग अगले नगर के बारे में जानेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट नगर है, वो है लोथल। लोथल गुजरात में अवस्थित है। और आप लोग ये जाने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे विस्तृत खुदाई गुजरात स्टेट में हुई है। हालांकि सबसे पहला साइट जिसकी खुदाई हुई वो रोपर था, रोपर पंजाब में है, लेकिन सबसे विस्तृत खुदाई की अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो गुजरात में हुई है। और ये गुजरात में अहमदाबाद जिले में सागरवाला गांव में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। और इसकी खुदाई 1957 में रंगनाथ राव ने किया। लोथल एक पोर्टल साइट है, एक बंदरगाह नगर था। और यहाँ से हमें कई आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और लोथल एक इम्पॉर्टेंट साइट है गुजरात का, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और जो कठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि लोथल से हम स्टूडेंट्स, लोथल को इतिहासकार लघु हड़प्पा, स्मॉल हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। और यहां का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, लोथल के पूर्वी हिस्से से हमें पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट से बना हुआ, ड्राई ब्रिक से बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, जो अपने आप में यूनिक है। और ये है लोथल का डॉकयार्ड, लोथल का बंदरगाह या लोथल का गोदीवारा, जो नगर के पूर्वी हिस्से में है। और ये भोगवा नदी के एक ब्रांच निकाली गई है भोगवा नदी से, जिस पर यह बंदरगाह बनाया गया है। जो यह बंदरगाह 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा है। इसके नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ साइड है, यहीं पर इसका एंट्रेंस गेट है। और ये संपूर्ण एक तो ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरी बात, ये आर्टिफिशियल पोर्ट का टोटल वर्ल्ड में ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। संपूर्ण विश्व में मानव निर्मित बंदरगाह का पहला उदाहरण लोथल का बंदरगाह है। और यह एक टाइडल पोर्ट था। लोथल का बंदरगाह एक टाइडल पोर्ट था, एक ज्वारीय बंदरगाह था। मैंने आपको बताया था कि हालांकि बरसात के दिनों में
बलूचिस्तान के बंदरगाहों से जहाज खुलते थे, लेकिन लोथल का भी खासकर मिस्र और मध्य एशियाई देशों के साथ बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का पता हमें लोथल से प्राप्त प्रमाणों से लगता है। अब हम देखेंगे, यहां से हमें और भी इंपॉर्टेंट प्रमाण मिले हैं। यहां से हमें ईरान की, फारस की गोलाकार मुहरें मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्ति टेरिकोटा फिगर को कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति को। अभी हाल फिलहाल ही रंगनाथ राव ने गाय की 2 मृण मूर्ति मिलने का दावा किया है। यहां हमें मिट्टी के नाव के 5 मॉडल भी मिले हैं। हाथी दांत का स्केल मिला है। यहां से एक मकान ऐसा मिला है जिसका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर, मेन रोड की ओर खुलता है। नॉर्मली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मकानें होती थी उनका जो मेन गेट होता था वो पीछे गली की ओर खुलता था, ना कि मुख्य सड़क। ये एक अपवाद है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से हमें मृदभांडों पर बत्तख के भी प्रमाण मिलते हैं। यहां से हमें डाइंग पॉट मिला है। यहां से हमें ड्रिलिंग मशीन का प्रमाण मिला है, छेद करने वाली मशीन का। यहां से हमें अनाज पीसने की चक्की का प्रमाण मिला है। यहां से हमें घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। यहां से हमें 3 युग्मित समाधि मिली है। डबल ब्यूरियल जिसको कहते हैं, एक साथ 2-2 शब्द अपनाने का। यहां से हमें शतरंज के प्रमाण मिले। मिस्र के साथ लोथल का बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, क्योंकि और ये इस बात से भी पता लगता है कि मिस्र लोथल से हमें ममी, जो डेड बॉडी को मसाले का लेप लगाकर उस पर कपड़े से बांध के रखा, ममी कहते थे उसको। ममी का ये मिस्र में ये प्रचलन में था, ट्रेंड में था। और लेकिन ममी का प्रमाण हमें लोथल से भी प्राप्त होता है। और लोथल से हमें गुरिल्ला भी मिस्र की सभ्यता में था, यहाँ नहीं था। गुरिल्ला का प्रमाण भी हमें लोथल से मिलता है। यहाँ से हमें फारस की गोलाकार मुहरें भी मिली हैं। हमें यहाँ से नाग पूजा का भी प्रमाण मिला है। यहाँ से हमें चालाक लोमड़ी का प्रमाण मिलता है, एक मृदभांड पर चालाक लोमड़ी का प्रमाण। यहां से हमें हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं। साथ यहां से हमें अग्निवेदिका या हवन कुंड के भी प्रमाण मिले हैं। यहां से हमें डाइंग पॉट, जो कपड़ा रंगने के लिए जो रंगाई कुंड होता है, ये हमें मिला है। ड्रिलिंग मशीन मिला है। लकड़ी का बना हुआ गैनरी मिला है, वुडन गैनरी, लकड़ी का अन्नागार, लकड़ी का अन्नागार मिला है हमें लोथल से। और यहां से हमें बीड इंडस्ट्री का, लोथल से हमें मनका बनाने के कारखाना, जिसको बीड इंडस्ट्री कहते हैं, बीड इंडस्ट्री का प्रमाण मिला है। हाथी दांत का बना हुआ स्केल मिला है। मैंने आपको बताया था शतरंज का भी प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट, और यहाँ से हमें कई प्रमाण मिले हैं। अब हम लोग दूसरे साइट्स को भी जाने। हम लोग चनहुद्रो, ये चनहुद्रो सिंध में है, चनहुद्रो सिंध प्रांत में है कि पाकिस्तान में है। और कराची, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर है, सिंधु नदी के तट पर। और इस स्थल की खोज की थी एनजी मजूमदार ने 1934 में। और खुदाई का काम अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। यहां से हमें चनहुद्रो से हमें मनका उद्योग, बीड इंडस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं, बीड इंडस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं। यहां हमें किलाबंदी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहां से हमें वक्राकार ईंट मिला है। यहां से हमें श्रृंगार प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं लेडीज के यूज के, ऐसे काजल है, लिपस्टिक, फेशियल,
इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। और एक पोस्ट हड़प्पन कल्चर का, झूकर झांकर संस्कृति का भी प्रमाण हमें चनहुदरों से मिलता है। यहां से प्राप्त एक मुहर पर हमें 3 घड़ियाल और एक मछली के चित्र मिलते हैं। इस प्रकार चनहुदरों भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। एक अब हम लोग बलूचिस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न छोर पे सुतका गेंडोर एक इंपॉर्टेंट साइट है। ये भी एक पोर्ट था, एक बंदरगाह नगर था। इसकी खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी और खुदाई का कार्य डेल्स ने 1962 में पूरा किया था। और सुतका गेंडोर के बारे में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, ये एक प्राकृतिक चट्टान पर बसा हुआ है, नेचुरल रॉक पर यह बसा हुआ है। और यहां से हमें कई प्रमाण मिले हैं, मिट्टी की चूड़ियां, सीप की चूड़ियां भी मिली हैं यहां से। और वहीं बगल में ही सुतका को है, इसकी खुदाई भी डेल्स ने करवाई थी। बालाकोट एक इंपॉर्टेंट साइट है बलूचिस्तान का, और यह सेल इंडस्ट्री का ये एक सेंटर था, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हालांकि सेल इंडस्ट्री का प्रमाण और भी लोथल से भी मिला है हमें, लेकिन ये सीप उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था बालाकोट। बालाकोट जो है वो 88 किलोमीटर कराची से दूर है और इसकी खुदाई डेल्स ने करवाई थी। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीप उद्योग का और सीप से बने वस्तुओं का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र हुआ करता था। अल्लादीनो की खुदाई 1982 में फेयर सर्विस ने की। कोटदीजी जो सिंध में है, इसकी खुदाई फजल अहमद ने 1955 में की थी। मांडा जो सबसे उत्तरी छोर पर जम्मू एंड कश्मीर में मांडा जो चेनाब नदी के तट पर स्थित है, यहां से हमें प्राक हड़प्पा, मैच्योर्ड हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा, ये तीनों के प्रमाण हमें मांडा से मिले हैं। और इसकी खुदाई 1982 में जगपति जोशी और मधुबाला ने करवाया था। मांडा की खुदाई जगपति जोशी और मधुबाला ने करवाया। अब हरियाणा हम लोग आते हैं। हरियाणा में बनवाली एक इंपॉर्टेंट साइट है। 1973-74 में RS बिस्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी और यह बिल्कुल अस्त व्यस्त है। यहां सिटी प्लानिंग भी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। नाली पद्धति का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल्योर है। फिर भी इस नगर को समृद्धों का नगर या धनवानों का नगर कहते हैं। इस नगर को धनवानों का नगर कहते हैं। यहां से हमें एक वॉश बेसिन मिला है, जोहरी निवास मिला है, जो आभूषण वगैरह बनाते हैं उनका आवास मिला है। और यहां से हमें अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं, जौ के प्रमाण मिले हैं। तो बिल्कुल अस्त व्यस्त था बनवाली और धनवानों का नगर फिर भी कहा जाता था। और सबसे बड़ा साइट है हरियाणा का, वो है राखीगढ़ी सबसे बड़ा साइट है। और हमें हरियाणा में कुनाल नामक जगह से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं हमें। और अब हम लोग जानेंगे एक इंपॉर्टेंट साइट के बारे में जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा भारत में गुजरात में कच्छ प्रदेश में मानसर और मानहर नदी के बीच स्थित है। मानसर और मानहर नदी के बीच स्थित है। इसकी खुदाई 1967-68 में 1967-68 में जेपी जोशी ने करवाया था। सबसे पहले जगपति जोशी ने 1967-68 में इसकी खुदाई करवाई थी और 1990-91 में
R.S. बिस्ट ने इस खुदाई के काम को पूरा करवाया, R.S. बिस्ट ने। और सबसे इंपॉर्टेंट जो धौलावीरा को लेकर है, नॉर्मली आपको जितने भी नगर मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन धौलावीरा में जो नगर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो दुर्ग, दूसरा मिडिल टाउन, मध्यम नगर, और तीसरा लोअर टाउन। तो ये एकमात्र नगर है जो त्रिस्तरीय है, 3 लेयर्स में है। धौलावीरा से हमें सबसे सर्वोत्कृष्ट बेस्ट वाटर सिस्टम, बेस्ट वाटर सिस्टम, उत्कृष्ट जल प्रणाली का प्रमाण हमें मिला है। यहां हमें सीरीज में पॉन्ड मिले हैं, पंक्तिबद्ध तालाब के प्रमाण मिले हैं जहां वर्षा का जल संचित करके रखा जाता था। यहां से हमें एक नेम प्लेट मिला है संगमरमर का बना हुआ, जिसमें 10 नए हड़प्पाई अक्षर के बारे में हमें पता लगता है। 10 नए हड़प्पाई अक्षर के बारे में हमें पता लगता है। यहां से हमें घोड़े की टेरिकोटा फिगर, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। धौलावीरा के बगल में ही एक कूरन नामक गांव है, धौलावीरा के अंतर्गत यह था। यहां से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं, यहां से हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। यहां से हमें नेवला का भी प्रमाण मिला है। धौलावीरा से हमें नेवला का भी प्रमाण मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावे रोपर, रोपर जिसका आधुनिक नाम रूपनगर, ये पंजाब, भारत वाले पंजाब में स्थित है रोपर। और रोपर जो है वो इसकी खुदाई 1954 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया, और यह सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। प्रमाणों से पता लगता है कि आग लगने से रोपर, डिस्टर्ब मत, बैठ जाइए, आग लगने से रोपर का अंत हुआ, रोपर खत्म हुआ। और रोपर पहला साइट है इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले रोपर की ही खुदाई हुई थी। और यहां से हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। रोपर में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण हमें रोपर से प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, जैसे आलमगीरपुर, हुलास, इन सब जगहों से हमें कोई खास प्रमाण नहीं मिला है और मुहरें भी नहीं मिली हैं। कालीबंगा एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। कालीबंगा, कालीबंगा का नाम का ही अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है, जिसकी खुदाई 1953-54 में इसकी खोज अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने करवाया था। और इसके खुदाई का काम बीबी लाल
और बीके थापर ने। इसके खुदाई का काम, कालीबंगा की खुदाई का काम बीवी लाल और बीके थापर ने करवाया। और यह जो नगर है ये, यहां से हमें पूर्व हड़प्पा काल के भी प्रमाण मिलते हैं। यहां से हमें कच्ची ईंट के मकान मिले, यहां से हमें लकड़ी का पाइप मिला है। मैंने सिटी प्लानिंग में बताया था कि ये लोग अलंकरण नहीं करते थे, लेकिन हमें कालीबंगा से एक सजे हुए ईंट का, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। यहां से हमें 7 हवन कुंड का प्रमाण मिला है। 7 हवन कुंड का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। हल रेखा का, एक साथ दो फसल, एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। यहां से हमें मेसोपोटामिया जो इराक का प्राचीन नाम है, बेलनाकार मुहर, हमें मेसोपोटामिया का बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है। यहां से हमें गोलाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से हमें गोलाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। यहां जो दुर्ग, सिटाडेल और लोअर टाउन था, वो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा का दुर्ग और निचला शहर एक ही दीवार से घिरा हुआ था। और इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहां से जो प्रमाण मिले हैं उसका डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया। अब हमारा अगला वीडियो जो होगा वो वैदिक साहित्यों पर होगा, वेद और उससे जुड़े हुए जितने भी साहित्य हैं। क्योंकि अब अगला सेक्शन आर्य सभ्यता, आर्यों के बारे में इतिहास जानने का है। एक प्रगतिशील सभ्यता को आर्यों ने भारत में जन्म दिया, भारत में आर्यों का भारतीयकरण हुआ और भारत का भी आर्यीकरण हुआ, इसीलिए तो भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं। एक प्रगतिशील सभ्यता का जन्म कैसे होता है, लेकिन इसको जानने से पहले वेद और उससे जुड़े हुए साहित्यों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।